बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के एक और लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है और ये थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इससे पहले हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के जो हैं 2 लेक्चर हमने डिस्कस किए हैं और टोटल हमने इस चैप्टर के यानी सोल्यूशन चैप्टर के 5 लेक्चर्स हमने डिस्कस किए हैं। इस चैप्टर को समझने में कोई इशू है तो मेरे प्रीवियस जो लेक्चर्स है यूट्यूब चैनल अल्केमिस्ट पे मौजूद है, वहाँ से आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक पे जाने से पहले हम एक कोर्स ओवरव्यू देखते हैं कि अब तक हमने एक लेक्चर में इंट्रोडक्शन को कवर किया, दूसरे में हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स को कवर किया, तीसरे में हमने राउट्स लॉ के दोनों कंडीशंस, दोनों केसेस हमने डिस्कस किए, तीसरे में हमने फोर्थ लेक्चर में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया जनरली और फिर उन्हीं के साथ लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को डिस्कस किया। फिफ्थ लेक्चर में हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डिटेल के साथ डिस्कस किया। आज का जो लेक्चर है वो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से मुतल्लिक है, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक पे जाने से पहले हम एक दफ़ा ये देखने की कोशिश करते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किन प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ उन प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है जो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करें, उनकी नेचर पे डिपेंड ना करें। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए शर्त ये है कि हमारा सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट के अंदर मौजूद है नॉन वोलेटाइल हो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो यानी आयोनाइज ना हो। तो ये जो कंडीशंस हैं इन पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की हम स्टडी करते हैं। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ तादाद में 4 हैं। अब तक हम 2 डिस्कस कर चुके हैं, एक आज डिस्कस कर लेंगे, एक को फिर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है इस साल, लेकिन कमिंग ईयर्स में ये हमें चाहिए होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम आने वाले लेक्चर्स में हम इस पे एक जो है प्रेजेंटेशन आपके लिए लेके आएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, अगर उसी सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। मसलन पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेंटीग्रेड है, अगर हम पानी के अंदर कैल्शियम क्लोराइड डालेंगे या थोड़ा सा यूरिया डालेंगे या थोड़ा सा ग्लूकोज डालेंगे या केन शुगर डालेंगे तो अब जो पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 से कम होगा, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है। और ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमने कितनी अमाउंट सॉल्यूट के अंदर डाली हुई। सॉल्यूट को नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, यानी वेपर्स में जो है कन्वर्ट होने की सलाहियत उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं। अमूमन हम ये कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें कोई लिक्विड सॉलिड शक्ल अख्तियार कर लेता है, लेकिन टेक्निकली अगर हम देखें या इसको डिफाइन कर ले तो फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड होता है, एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। किन 2 चीज़ों के दरमियान इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है? सॉलिड फेज और लिक्विड फेज के दरमियान एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। ऐसे टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अगर मज़ीद ज़्यादा टेक्निकली टर्म्स में हम फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करने की कोशिश करें, जो कि यहाँ पे हमें चाहिए, ये डेफिनेशन, इस डेफिनेशन को लेकर हम आगे चलेंगे कि वो टेम्परेचर जिसमें किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी सब्सटेंस के सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। मसलन अगर वाटर है तो वाटर लिक्विड फॉर्म में है और आइस सॉलिड फॉर्म में है, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 सेंटीग्रेड, उसमें वाटर के लिक्विड स्टेट का भी वेपर प्रेशर वही होगा और सॉलिड स्टेट यानी आइस का वेपर प्रेशर भी वही होगा। तब उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो फ्रीजिंग पॉइंट पे किसी भी लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर और सॉलिड
स्टेट का वेपर प्रेशर सेम होते हैं, दोनों प्रेशर सेम होते हैं, ठीक है। तो हम ये भी जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूट को ऐड करने से सॉल्वेंट के अंदर तो उसका वेपर प्रेशर कम होता है। ये हमने जो है 4th लेक्चर में बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया, फिर 5th लेक्चर में भी हमने इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया। असल में सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर का कम हो जाना, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना, ये सारी चीज़ें किस वजह से हैं कि सॉल्यूट उसी लिक्विड के वेपर प्रेशर को कम करता है, फिर वेपर प्रेशर को कम करने के नतीजे में उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। अब हम देखते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट क्यों कम होता है। मसलन आइसक्रीम के अंदर ज़्यादातर पानी होता है, आइसक्रीम के अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं। नॉर्मली पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 सेंटीग्रेड है और कैल्शियम क्लोराइड डालने से आइसक्रीम के अंदर जो पानी है उसका फ्रीजिंग पॉइंट -2 में चला जाता है या -3 में चला जाता है। और आइसक्रीम के अंदर हम क्यों डालते हैं? आइसक्रीम के अंदर हम थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड इसलिए डालते हैं ताकि टेम्परेचर आइस जितना हो लेकिन उसमें सख्ती या रिजिडिटी ना हो, नरम हो। इसीलिए आइसक्रीम के अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड डालते हैं ताकि टेम्परेचर आइस जितना हो लेकिन रिजिडिटी या सख्ती आइस जितनी ना हो बल्कि नरम हो, ताकि खाने में इश्यूज ना हो। सो डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आइसक्रीम के एग्जांपल से हम चीज़ें समझाते हैं। दूसरी बात, अभी हमने आपको ये बताने की कोशिश की कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जिस टेम्परेचर पे सेम हो उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अब हम उसी सॉल्यूशन के अंदर जिसमें सॉल्वेंट मौजूद है, जिसमें सॉल्यूट मौजूद है, इन चीज़ों को हम देखेंगे कि कैसे ये एक दूसरे के साथ बराबर होने की कोशिश करती है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। सो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको एक कॉमन सेंस की एग्जांपल से समझाता हूँ कि लिक्विड स्टेट से कोई चीज़ जब सॉलिड स्टेट में चला जाता है तो उसमें क्या तब्दीली होती है। आप कहेंगे उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन सारे केसेस में ऐसा नहीं होता है। मसलन वाटर का वॉल्यूम कम होता है लेकिन आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये कोई परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, परफेक्ट क्राइटेरिया नहीं है। अलबत्ता ये मैं कह सकता हूँ कि लिक्विड के अंदर जो तरतीब होती है, जो आर्डर होता है, वो नहीं होता, वो डिसऑर्डर मैनर में होते हैं लिक्विड के अंदर। लेकिन जब वो चीज़ सॉलिड फॉर्म में चला जाता है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल एक परफेक्ट वे से अरेंज होते हैं। सो अगर लिक्विड या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अकेले थे, उनके अंदर जो है कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड नहीं था, तो उनको अरेंज होने में कम टाइम लगेगा और कम टेम्परेचर पे ही, ज़्यादा टेम्परेचर पे ही यहाँ पे इस सेंस में वो अरेंज होंगे और वाटर आइस में कन्वर्ट होगा। अब वाटर के अंदर हम यूरिया, ग्लूकोज डालते हैं या केन शुगर डालते हैं तो 0 सेंटीग्रेड में वाटर मॉलिक्यूल को अरेंज होने में मसाइल होंगे, क्योंकि अब ये जो सॉल्यूट हमने ऐड किया हुआ है वो दरमियान में घुस जाएगा और उनको अरेंज होने नहीं देगा। अगर हमने इनको ज़बरदस्ती अरेंज करवा के सॉलिड स्टेट में वाटर को आइस में लेके जाना है, वाटर को सॉलिड स्टेट में लेके जाना है, तो हम 0 सेंटीग्रेड से भी उसका टेम्परेचर कम कर लेंगे ताकि वो आर्डर गेन हो सके, वो आर्डरली मैनर में अरेंज हो सके, जो कि 0 सेंटीग्रेड पे अब पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि वाटर प्योर था तो 0 सेंटीग्रेड पे आर्डर पॉसिबल था। अब हमने जो सॉल्यूट इसके अंदर ऐड किया है उसी वजह से ये ऑर्डर, ये परफेक्टली ऑर्डर मैनर हम 0 सेंटीग्रेड पे अटेन नहीं कर सकेंगे। अब उसका वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर जब कम होगा तो उसको अरेंज होने के लिए अब मज़ीद कुछ नेगेटिव की तरफ जाना होगा, या -1 पे जा सकता है, -2 पे जा सकता है। तो ये लॉजिक है। और असल जो लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा इस ग्राफ की मदद से। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक ग्राफ है, ये आप देख लें। उसमें ये बाकायदा समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। यहाँ पे देखें,
ए से लेके बी तक ये प्योर सॉल्वेंट का कर्व है, जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इसके अंदर मौजूद नहीं था। अब इसका वेपर प्रेशर आप देखेंगे तो ऊपर ये मौजूद है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है। और डी और ई का जो कर्व है वो सॉल्यूशन के लिए है। सॉल्यूशन के लिए इसलिए क्योंकि अब सॉल्यूट ऐड करने से इसका वेपर प्रेशर कम हो गया। देखिए एक्स एक्सिस पे वेपर प्रेशर है, सॉरी वाई एक्सिस पे वेपर प्रेशर है और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है। ये ऊपर है सॉल्वेंट का, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, और डी ई कम है, उसका वेपर प्रेशर कम है। अब देखें ओरिजिनल सॉल्वेंट को हम देखते हैं। ए से टेम्परेचर हम कम करके 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 बी तक लेके आते हैं, तो प्योर वाटर था, बी में क्या हुआ, वो आइस में कन्वर्ट हुआ। ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा प्योर वाटर का। लेकिन अब वाटर के अंदर हमने थोड़ा सा शुगर ऐड किया है या हमने यूरिया ऐड किया है, जो कि डी ई कर्व है यहाँ पे इस केस में। अब हम डी का टेम्परेचर कम करते जाएंगे। अब बी के करस्पॉन्डिंग लेके आएंगे इसको, तो टेम्परेचर तो 0 सेंटीग्रेड यहाँ पे पहुँच गया सॉल्यूशन का, लेकिन सॉल्यूशन अब आइस में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल्स वहाँ पे इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं ऑर्डर फॉर्म में आने के लिए। अब इसलिए हमें इस कर्व को मज़ीद आगे बढ़ाना होगा। देखें यहाँ पे प्योर वाटर बी फॉर्म में, ये बी पॉइंट पे आके क्या हुआ था, जम गया था, फ्रीज हुआ था। लेकिन सॉल्यूशन को इस टेम्परेचर पे पहुंचाया तो सॉल्यूट पार्टिकल की वजह से अरेंजमेंट में मसाइल हो रहे हैं। अब सॉल्यूशन यहाँ के बजाय मज़ीद आगे जाके यहाँ पे आके सॉलिड सॉल्वेंट के कर्व को टच कर देगा। सी और बी यहाँ पे देखें, सी और बी का जो कर्व है वो सॉलिड सॉल्वेंट यानी आइस के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ओरिजिनल सॉल्वेंट का आइस बी पॉइंट पे बना था, सॉल्यूशन का यहाँ बी के करस्पॉन्डिंग बनने के बजाय वो आके फिर ई पॉइंट पे अब टच कर रहा है सॉलिड सॉल्वेंट को। और सॉलिड में कन्वर्ट होने के लिए लिक्विड का वेपर प्रेशर और सॉलिड का होना ज़रूरी है। इसने यहाँ पे आके सॉलिड को बी पॉइंट पे टच किया और इसने आके ई पॉइंट पे टच किया। अब बी देखें, टेम्परेचर अगर एक्स एक्सिस पे देखें तो बी इस तरह टेम्परेचर में इजाफा होता है, तो बी टेम्परेचर ज़्यादा है जबकि ई टेम्परेचर कम है। तो इसका मतलब ये है कि अब वाटर के अंदर यूरिया आपने डाला या वाटर के अंदर आप लोगों ने शुगर डाला या आपने ग्लूकोज डाला, तो अब ये जो सॉल्यूशन बना है वाटर के साथ यूरिया का, ग्लूकोज का या जो है कैन शुगर का, ये यहाँ पे आके टच होगा, यानी -1 या -2 पे आके वो फ्रीज होगा। तो इससे हम ये नतीजा निकाल सकते हैं कि किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करने से उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। वो आइसक्रीम वाली एग्जांपल कि आइसक्रीम का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, आइसक्रीम के अंदर भी ज़्यादातर पानी होता है, अब -1 या -2 होगा। अब आइसक्रीम के अंदर इसलिए डालते हैं, अगेन ये मैंने समझाया है, दोबारा से आपको समझा रहा हूँ कि अब वाटर का टेम्परेचर आइसक्रीम के अंदर कैल्शियम क्लोराइड डालने की वजह से -2 या -3 पे चला गया। अब 0 सेंटीग्रेड पे आप आइसक्रीम खाते हैं तो ठंडक या उसके अंदर जो ठंडक होती है या उसका टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड जैसा फील होता है, लेकिन वो सख्त नहीं होता, वो रिजिड नहीं होता। इसलिए हम आइसक्रीम के अंदर ये कैल्शियम क्लोराइड जो कि नॉन वोलेटाइल भी है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी है ऐड करते हैं। तो ये ग्राफिकली मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर हम मैथमेटिकली इस चीज़ को देख लें, देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बहुत से फ़ायदे हैं कि इनको इस्तेमाल करके हम एक अननाउन सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर प्योर नहीं लिखना चाहिए, सॉल्यूशन लिखना चाहिए, प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, यानी प्योर सॉल्वेंट और उसी सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो फ़र्क आता है उसको हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। मसलन पानी जम जाता है किस पे, 0 सेंटीग्रेड पे, और आइसक्रीम जमता है किस पे, -3 सेंटीग्रेड पे।
तो अब जो 3 डिग्रीज का जो फ़र्क होगा ओरिजिनल वाटर और कैल्शियम क्लोराइड डालने के बाद, उस डिफरेंस को हम क्या कहेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। मैथमेटिकली इसको डेल टी एफ से प्रेजेंट करते हैं। T1 ओरिजिनल टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट और T2 सॉल्यूट डालने के बाद का टेम्परेचर। ठीक है, तो हम ये भी जानते हैं कि जितने हम सॉल्यूट की ज़्यादा अमाउंट डालेंगे, यानी मोलेलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ये टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा। मसलन वाटर के अंदर अगर हम 1 मोल यूरिया डालेंगे तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होगी। अगर हम 2 मोल डालेंगे तो फिर मज़ीद कमी होगी। तो इसलिए कह सकते हैं कि सॉल्यूट जितना ज़्यादा डालेंगे या सॉल्यूशन की मोलेलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा आएगा। TF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब हम ये भी जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, KF कहेंगे। इसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं। ये असल में इसका ताल्लुक सॉल्वेंट से होता है। हर सॉल्वेंट के लिए इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। KF और पिछले केस पे हमने KB पढ़ा था, इनका ताल्लुक सॉल्वेंट से होता है। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज है सॉल्वेंट के। ठीक है, तो इनका सॉल्यूट से कोई लेना देना नहीं होता। KF को मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये गलती से बॉइलिंग पॉइंट हुआ है। ये आप देख लें कि ये मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, इसकी करेक्शन करते हैं, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने कहा कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी ऑफ दैट पार्टिकुलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो अब हम ये भी जानते हैं मोलेलिटी किसके इक्वल होता है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, फिर 1 डिवाइडेड बाय 1000। ये मोलेलिटी का फार्मूला है, इसको हमने शार्ट करके लिखा है। तो मोल्स के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट, mass in gram of solute divided by molar mass of solute multiplied by 1 over mass of solvent in kg। तो ये kg के लिए 1000 ग्राम पहले नीचे आया, फिर इसको रिएजेंट ऊपर आएगा। ये W1 उसको प्रेजेंट करता है मास ऑफ सॉल्वेंट को, क्योंकि मोलेलिटी में हम मास ऑफ सॉल्वेंट देखते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं देखते। तो इन सारी चीज़ों को हम अगर मिला के इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो TF हमारे पास KF इंटू मोलेलिटी की जगह ये वैल्यू आता है। ठीक है, यहाँ पे हमने मोलेलिटी की वैल्यू सब्सटीट्यूट की तो ये हमारे पास आया। और फिर इसी इक्वेशन के अंदर से हम ये अलग कर लेंगे, M2 अलग कर लेंगे, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो कि सोल्यूशन को, वो अलग कर लेंगे। तो इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, फिर ये हमारे पास ये होगा KF डिवाइडेड बाय डेल PF, ये हमारे पास आ जाएगा। द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल कैन बी डिटरमिन्ड बाय द अबव इक्वेशन। इसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिटेल के साथ डिस्कस किया। कंक्लूड करने से पहले एक रिक्वेस्ट के चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो बाकी चैप्टर्स के फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के वीडियो लेक्चर्स आसान तरीके से समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कंक्लूड करने से पहले हमने एक जायज़ा लेना होता है, जैसा कि हमारा रूटीन है कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आज के लेक्चर में हमने डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को कवर करने की कोशिश की, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन किया कि वो प्रॉपर्टीज़ जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर ले, तादाद में 4 हैं। और आज हमने थर्ड जो प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस किया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पहले हमने फ्रीजिंग पॉइंट को डिस्कस किया कि वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड फेस और लिक्विड फेस किसी भी सब्सटेंस के इन इक्विलिब्रियम होते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, उसको हम डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं।
और फ्रीजिंग पॉइंट किसी सॉल्यूट के ऐड करने से कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है, वेपर प्रेशर कम होता है। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है। तो फिर इसको हमने ग्राफिकली समझने की कोशिश की कि प्योर सॉल्वेंट ज़्यादा टेम्परेचर पे ही ऑर्डरली मैनर इख्तियार करता है और सॉलिड में कन्वर्ट होता है, जबकि सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वजह से ऑर्डर गेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए अब वो मज़ीद कम टेम्परेचर पे वो ऑर्डर गेन कर लेगा और एज अ रिज़ल्ट उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होगी। मैथमेटिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर डिफरेंस को कहा जाता है ओरिजिनल सॉल्वेंट के टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग माइनस सॉल्यूशन के टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग से। और हम जानते हैं कि मोलैलिटी और टीएफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, यानी सॉल्यूशन की जितनी मोलैलिटी ज़्यादा होगी उतने ही उसके जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें डिफरेंस ज़्यादा आएगा। और ये इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास। फिर इक्वेशन नंबर 4 में के एफ जो आया है मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट कहलाता है। इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे, गलती से यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हुआ है तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है। और अगर हम इस इक्वेशन में मोलैलिटी की डेफिनेशन पुट कर ले और इक्वेशन में रीअरेंज कर ले तो इक्वेशन की ये सूरत हाल होती है। ये जो हमारे पास आया हुआ है के एफ, और इसमें हम M2 को रीअरेंज करके अलग करेंगे तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो अननोन सॉल्यूट है उसका मोलर मास हम मालूम कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट, कैसा लगा आप कमेंट्स वगैरह की मदद से हमें बताएं कि आज का लेक्चर आपको कैसे लगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे।